आज हम लोग भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भाग के बारे में चर्चा करते हैं। आप इतिहास के थोड़ा बेसिक चीजों को जानेंगे। जानना सबको ही है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी कारण से दिमाग से हट जाता है और जवाब टूटा फूटा लोग देना शुरू कर देते हैं। जवाब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, आपका जवाब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट जवाब के लिए क्या करना होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस आपका बस एक ही जगह से आ सकता है, वो है आपका बार बार अभ्यास। बार बार आप अभ्यास कीजिए। आप जिन बातों को सुनते हैं, जैसे आप मेरे द्वारा जो आपको उपलब्ध कराया जाता है वीडियो, उस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को एक बार देखिए, पूरे स्टोरी को दिमाग में उतारिए और किसी भी अपने फ्रेंड को, दोस्त को, जिसको भी है, आप बिल्कुल सोच लीजिए, अपने आप को टीचर बना लीजिए और उसको बताने का प्रयास कीजिए। जब आप किसी को मेरे बातों को पुनरावृत्ति कर देते हैं, आप उसको बढ़िया से समझा देते हैं, बता पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप आजीवन इन बातों को नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास। अब यहाँ पे है इतिहास। आपसे पहला प्रश्न किया गया, इतिहास क्या है? इतिहास देखिए लिखा हुआ, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी अतीत क्या होता है? अतीत देखिए, आप मान लीजिए आज कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन आप 8वां क्लास में बदमाश हो सकते हैं, आप 9वां क्लास में बहुत ब्रिलियंट होंगे, 10वां क्लास में आप 8 घंटा मेहनत करते होंगे। ये आपका जो बीता हुआ चीज है वो अतीत होगा। अच्छा, थोड़ा सा आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या सर बीता हुआ चीजों को इतिहास कहेंगे तो हर चीज इतिहास फिर हो जाएगा? फिर हर चीजों को वो पढ़ते क्यों नहीं है? आपके पिताजी, फिर आप, आपकी बहन, सब लोग इतिहास को एक ही रूप में काहे पढ़ रहे हैं? तो क्या इतिहास का विषय वस्तु सीमित है? आप ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इतिहास का जो है, जो घेरौंदा होता है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, वो सीमित है। जैसे अभी हम आपसे बात किए प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास जब जानिएगा तभी आप जान पाइएगा। आपका जो मुख्य टॉपिक आज का है सिंधु घाटी सभ्यता, आप उसको जान पाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास है। अब इस इतिहास को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता, आप यहाँ जनक और पिता दोनों कर सकते हैं कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे जनक जहां लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पिता भी कर दीजिए। इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप 10वां में पढ़िए, 11 में पढ़िए, 12 में पढ़िए, ग्रेजुएशन पढ़िए, पीजी कीजिए, आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन चलते फिरते लोग पूछेगा कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों से मिलिए, दोस्तों से पूछ लीजिए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। अब देख पा रहे हैं कि इसको ब्लू कलर से लिखा गया है, थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया गया है, ताकि आपके दिमाग में जो है वीडियो जब देखिएगा ना, सीधे डायरेक्टली आपको इसी पर चोट हो। मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही दिमाग में आपका डालना है, हेरोडोटस को तुम दिमाग में फिट कर दीजिए, क्योंकि एक नंबर आपको किसी न किसी रूप में देखे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हेरोडोटस जो था इतिहास का जनक कहा गया। अब आते हैं इतिहास। इतिहास को बांटा कितने भागों में गया है? तो आप देख पा रहे हैं 3 भाग में बांटा गया है। ये शुरू से आप लोगों को पता होगा, आप लोग बताया भी जाता होगा। अब कैसे? पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब देखिए, अगर इस काल की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। यह ऐसा इतिहास, प्रागैतिहासिक काल ऐसा इतिहास आप कह सकते हैं जहां पर लिपि और लेखन के बारे में चर्चा था ही नहीं। यानी मनुष्य का धीरे धीरे विकास हो रहा था, मनुष्य अस्तित्व में आ रहा था। ऐसे जानकारियों को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक बात कह सकते हैं ना कि पत्थरों का जानकारी होना, पत्थर के बारे में आपको नॉलेज था। मनुष्य कच्चा मांस खाता था, पकाना सीख गया। ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं आपको प्रागैतिहासिक काल में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीधा तरीके से क्रिकेट आप देखोगे, 3 फॉर्मेट आ गया है। 3 फॉर्मेट क्या होता है कि आपका जीके में काम आ जाएगा। वनडे हो गया, आपका T20 हो गया, टेस्ट हो गया। 3 रूप होता है, बस 3 रूप वही है। अगर हम ये आपका टेस्ट है, विकेट में खड़ा रहिए, रन बनाइए, चाहे ना बनाइए, 11 में 0 से हो जाता है।
तो वही है कि खड़ा तो हो गया, करना धरना इसको कुछ नहीं था, शरीर लेके डोल रहा था। एकदम टेस्ट आप देख लीजिए, टेस्ट में भी शरीर लेकर डोलते रहना है। 200 गेंदा खेलता है तो 5 रन बनाता है, इससे बड़का चीज हो सकता है। एकदम सेम डिट्टो प्रागैतिहासिक काल आपका टेस्ट है। इस काल में मानव किसी लिपि और कला से परिचित नहीं था। अब लिपि आप समझ पा रहे होंगे, लिपि नहीं, अब यहाँ लिपि अलग से हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है किसी न किसी की लिपि में लिखा हुआ है, इसी को लिपि कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण जो था प्रागैतिहासिक काल में देखने को नहीं मिलता था। आज आप उनसे मिल लिए, आप उनको देख लिए, मेरे बारे में जान लिए, और आपका स्वाहा मेरा स्वाहा, कहानी खत्म ही है। यही तो प्रागैतिहासिक काल। साक्ष्य के रूप में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हड्डी फुट्टी कहीं मिल जाए तो मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। सीधा सीधी समझिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण यानी पत्थरों का काल, पत्थरों का समय। ताम्र काल यानी समझ ही नहीं है, एक आपका खनिज पदार्थ का नाम आ गया ताम्र काल। अब पाषाण काल की अगर बात करते हैं, पाषाण काल यानी जो भी चीज आपको मिलेगा, अब लिखने का तो कुछ शैली था नहीं, तो आपको बताते हैं पेन के बारे में। तो पाषाण काल में क्या था, लोग पशुओं पर आधारित था। आप उस पर जाकर देख सकते हैं, पशु को मारने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता था, यानी हथियारों का, वो हथियार जो था इसका बना हुआ था पाषाण काल का। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक प्रागैतिहासिक काल नहीं है, बस आपको प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना है, बस इतना करके। अगर इस पर हम लंबा टॉपिक लेंगे ना तो आपका 1.5 से 2 घंटा का जाएगा। अब बढ़ते हैं लोग आज ऐतिहासिक काल। देखिए आज ऐतिहासिक काल को लिपि से परिचित तो थे, पर पढ़ी नहीं जा सके। अब यहाँ क्या कहना चाहता है कि मनुष्य जो था ना, लिपि से परिचित हो गया था। कुछ कुछ जिसको जो मन में आया लिख दिया। जैसा आपके यहाँ छोटा बच्चा होगा तो बच्चा को आप स्लेट दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, पेन धरा दीजिए, पेंसिल धरा दीजिए, अब ये क लिखो। हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई क बोलिए, लेकिन आप उसको कुछ बोल दीजिए। क दीजिए राजा दशरथ लिखने में लिख देगा, क दीजिए विवेकानंद लिखने लिख देगा, क दीजिए कि जॉर्ज पंचम लिखो लिख देगा, वो सब लिख देगा। फर्क आपका तो उसको पढ़ पाइएगा कि नहीं पढ़ पाइएगा, ये आपका सोच है, लेकिन बचवा लिख देगा। बचवा कौन भाषा में लिखा, कोई ना कोई तो लिपि होगा उसका, जो लिपि का ना वही लिपि इसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसमें भी कुछ लिखा गया था, लेकिन आज तक अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, इस समय तक इस लिपि से अपरिचित है, लोग इसको पढ़ ही नहीं पाया क्या लिखा है। सेम डिट्टो बचवा वाला हाल है। तो चलिए यहाँ आपको एक बात तो पता चल गया कि लिपि से परिचित हो गया, कुछ लिखल मिल रहा है, लेकिन अफसोस कि जो लिखा था वही बता सकता था क्या लिखा। और हम लोग कितनों किताब और कॉपी पढ़ लिए, आज तक नहीं बता पा रहे हैं। अब एक्चुअली वो लिखल है कि नहीं है, कहा है, तो बुतरुए वाला हाल है। तो बुतरुआ बताएगा जब बड़ा हो जाएगा तो कहा लिखा। लेकिन अफसोस हम लोग के पास कि हम लोग इतना आगे बढ़ गए, आज तक इसको नहीं पता। ये जो आपका आगे ऐतिहासिक काल है, इसी का एक अंग आ जाता है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। आप देख पा रहे हैं नाम पे हड़प्पा है, स्लैश माना हुआ सिंधु है और सभ्यता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। हड़प्पा और सिंधु क्यों लिखा गया, लिख दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता, या लिख दिया जाता सिंधु सभ्यता। दोनों को मेंशन करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। हम लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता करके निकल देते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि सामने वाला जो लिखा होगा तो उसको भी मेहनत लगा होगा लिखने में। दो चीजों को लिखा है तो फालतू नहीं, दोनों का अलग अलग मतलब है। इस पर लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो चर्चा कर लेंगे। हड़प्पा और सिंधु यानी आपको अगर इसमें लिखा हुआ हर बातों को जानना होगा तो वीडियो के साइलेंटली, मतलब साइलेंट मोड में आपको बन जाना होगा। आप बनिए, तब आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। और मेरा आपसे एक वादा है कि अगर आप इन वीडियो को देख पा रहे हैं तो दोबारा किताब खोल कर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है। बस छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रख लेना है। हमको तो नहीं लगता प्रागैतिहासिक काल दोबारा आपको किसी तरह का बात करना होगा। प्रागैतिहासिक काल कुछ नहीं समझ में आए, प है प से पत्थरवा याद रखिएगा, बस खत्म हो गया। और से है अनपढ़वा याद रखिएगा, अनपढ़ था पढ़, देखिए लिपि तो था लेकिन पढ़िए नहीं पाते, तो आज अनपढ़ वो हो जाएगा। तो लिपि था लेकिन पढ़ नहीं पाते। ये दो आपको तो शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। और हम आपको बता देते जितना मैं रीजनिंग में मजा लेते ना, वो मजा आपको हम इतिहास में दिला सकते हैं। ऐसे धारणा बन गया कि इतिहास पढ़ने में बच्चा सो जाते हैं,
लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। जो बच्चे इतिहास पढ़ेंगे वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का फिल्म में जितना आपको मजा नहीं आएगा ना, उतना मजा इतिहास आएगा। बस इतिहास पढ़ाने वाला उस तरह का होना चाहिए जो आपके अंदर जोश पैदा कर दे। हर बार आपको लगे कि आगे की कहानी क्या होगा, मतलब इसमें दिलचस्पी है। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे आपको आज ऐतिहासिक काल लिपि था एक, उसमें परिचित हो तो उसे पर पढ़ ही नहीं जा सकी, उसे इसी प्रकार की सभ्यता को थोड़ा देर में सूझ जाएंगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी आपको ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा। आप देख पा रहे हैं अभी अपना पूरा जेनेटिक ऊर्जा आपको दे रहे। क्यों दे रहे हैं? ताकि ये वीडियो बनाने के लिए ये मकसद नहीं है कि मेरा वीडियो बन जाए, मेरा ये मकसद है कि वीडियो आपके दिमाग में छपा जाए। ये मेरा मकसद है और ये मकसद तभी पूर्ण होगा जब यहां से 100% एनर्जी देंगे और आप अपना 100% एनर्जी देकर आप इसको कवर कीजिए। जब दोनों तरफ से 100 आया, बीच में थोड़ा सा ट्रिम ट्रिम होगा, 10% घस लेगा, 90% आपके दिमाग में दम बैठ जाएगा। ये बात दम इसको दिमाग में फिट कर दीजिए। दुनिया का बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको एक ही बात बताएगा कि आप अपनी पूरा ताकत लगा दो। आप पूरा ताकत क्यों लगा दो? इसलिए लगा दो कि आप जब अपनी पूरी ताकत लगाती है तो कहावत नहीं था कि पूरी कायनात मिल जाती है उसको मिलाने के लिए। तो कायनात तो कब मिलेगी? जब आप अपना 100% दे रहे हैं। उसमें आपका दोस्त का फोन आ जाएगा, उसमें आपकी मम्मी आवाज दे देगी, उसमें आपका पापा आवाज दे देंगे। वो आपका 10% है जो आपको डिस्टर्ब कर दिया। किसी काम, कोई जरूरी काम हुआ तभी लोग किया होगा, लेकिन आपकी शिक्षा के बीच में आपका दूसरा कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर कोई बीच में आपको इंटरफेयर करता है तो इन चीजों को तुम दिमाग में डाल लीजिए। हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो है, इस पर हम लोग अभी मेन हमारा आज का टॉपिक यही हड़प्पा सिंधु सभ्यता, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये किसके अंदर आया? आदि ऐतिहासिक काल आया। ये क्या था? तो इसमें एक लिपि हमको मिला है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़े नहीं है, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर हम लोग को हड़प्पा सिंधु सभ्यता क्यों पढ़ना पड़ता है। चलिए तीसरा भाग हम लोग का इसका है ऐतिहासिक काल। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए अभी वर्तमान समय में तो ऐतिहासिक काल का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। मानो किसी ना किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती थी, मतलब ये दोनों चीजों को मिलाकर यहाँ पे विकसित कर लिया गया है। स्पष्ट लिपि आपको तो लिपि आगे कैसे मिला, लेकिन पहले का ना पढ़ नहीं पा रहे थे ना लिपि था, तो यहाँ लिपि मिल गया। अब लिपि मिला तो तीसरा काम हम लोग का किया, पढ़ भी लिया और लिख भी लिए, दोनों काम कर लिए। ठीक है, लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती थी। और इसके अंदर में जब हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो आएगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जो हम लोगों का भारतीय इतिहास है उसका 3 भाग आप पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। इन तीनों का मेरा सबसे बेहतरीन वीडियो हो सकता है पूजा के बाद आ जाए, क्योंकि पूजा तक में थोड़ा सा व्यस्त आदमी हो जाता है, पाठ उठ करना पड़ता है, पूजा पाठ में लग जाते हैं तो शायद समय ना मिल पाए। लेकिन इसमें आपको बेहतरीन वीडियो देंगे जो डिटो आपके दिमाग को छाप देगा, आपके दिमाग में एकदम मैंने सारी बातों को रख दिया जाएगा। आज का मेरा टॉपिक था हड़प्पा सिंधु सभ्यता। अब हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मुख्य टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। आप देख पा रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, एक बात हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है? इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? सिंधु घाटी संस्कृति भी कहा जा सकता था। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, सभ्यता और संस्कृति। अब देखिए, अब यहां पर हम एकदम सीधा सीधा समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृति क्या है? हमारे घर कोई व्यक्ति आता है, हम उसको कुर्सी देके बैठने के लिए गिलास पानी पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, यह हमारी संस्कृति है। संस्कृति क्या हो सकता है? संस्कृति जो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया जाता है, उस विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो हमारी संस्कृति होगी। तो फिर ये सभ्यता क्या है? सभ्यता का मतलब हो गया कि जो आप शहरों का निर्माण करते हैं, गांवों का निर्माण करते हैं, या किसी क्या बोलते हैं उसको, जहां पर लोग निवास करते हैं, वैसे स्थानों को हम सभ्यता का संज्ञा देते हैं। उसके तत्व में क्या होता है कि जैसे नाली बनाना है तो नाली कैसे बनेगा, सड़क है तो कैसे बनेगा, या हमारा जो पूर्वज पहले का जो ग्रामीण इलाका होता था वो किस पद्धति पर काम करता था, कुछ सभ्यताओं को उसी प्रकार से हम उठाते हैं वहां से। तो सभ्यता क्या है? प्रॉपर जंगल में जो आपके निवास स्थान का निर्माण में सहयोग करता है, उसको लोग सभ्यता का संज्ञा दे सकते हैं।
और संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे द्वारा जो लोगों को अभिवादन किया जाता है, जो लोगों को हमको मान सम्मान देते हैं, वो हमारी संस्कृति है। किसी का संस्कृति होगा आदर करना, किसी का संस्कृति होगा उसके साथ बदतमीजी करना, ये हमारी संस्कृति हो सकती है। संस्कृति आपके व्यक्तित्व का, आपके परिवार का एक बहुत अच्छा परिचायक होता है। यानी किसी भी परिस्थिति में आप अपनी संस्कृति को गिरने मत दें, क्योंकि आपकी संस्कृति से आपके पूरे परिवार को आंका जाता है, आपके माता पिता को आंका जाता है, आपके शिक्षकों को आंका जाता है। अगर आपके अंदर बहुत अच्छा संस्कृति है तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके घर में आदर करना, मान करना, सम्मान देना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। ये होता है संस्कृति। अब हम बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सवाल ये आ रहा, आखिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है? बाद में आप देख पा रहे होंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। मूल कारण समझिए, सिंधु घाटी काहे हुआ? सिंधु नदी में मिला। ये सिंधु नदी का जो तट था, किनारा था, उस किनारा पर जो मिला है, उस सभ्यता को सिंधु घाटी पर सभ्यता मिला ना। सभ्यता क्या मिला? घर द्वार, सड़क, नाली, मतलब एक स्ट्रक्चर बना जहां पर लोग निवास करते थे। अब आपके दिमाग में घुस गया होगा, सभ्यता क्या है? सभ्यता जहां पर हम निवास करते हैं, जिस स्थान पे, उसको हम सभ्यता कहते हैं। अब देखिए, ये सभ्यता कहां मिला? सिंधु नदी पे मिला। आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर पाया गया है? दम आपका जवाब होगा सिंधु नदी के तट पर पाया गया। और शायद इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। अब यहां समझिएगा, इसका सबसे पहले जो खुदाई किया गया था, कहां किया गया था? हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इसको बाद में हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। क्लियर हो गया? पहला प्रश्न क्या बना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस नदी का? सिंधु। और सबसे पहले खुदाई कहां हुआ? हड़प्पा में, इसलिए इसको बाद में हड़प्पा सभ्यता का। यानी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर में सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट हुआ, वहां पर को सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई, इसलिए इसका नामकरण जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। बाद में जब ये हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का प्रश्न है, 90% लगभग यही आके फंस जाता है। सब लिख देगा, कौन नदी में है, कब खुदाई, सब बता देता है। लेकिन एकदम मेरा वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद पूछ कर देखिए अपने परम मित्रों से जो ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनसे केवल आप पूछे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है कितने से कितने के बीच में हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ये इसका कालक्रम हो गया। इसी बीच में इसका जानकारी हमको मिलता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना गया सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व क्या होता है? कुछ नहीं, आपको दम दिमाग नहीं लगाना। ईसा पूर्व दे दिया तो फंसने का। ईसा पूर्व कब लगता है, ईसवी कब लगता है, इस पे छोटा सा हम आपको चैनल बना देंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो का लिंक में डाल दें, उस वीडियो का लिंक, ताकि आप वहां से देख लीजिए। क्योंकि इस पे अगर हम करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो खींचा जाएगा। मुख्य बात है 2500 ईसा पूर्व क्या कहता है। तो देखिए 2500 ईसा पूर्व को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 2500 लिख दीजिए, ठीक है, 25 हो गया। और हम लोग का अभी हम लोग बात कब कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं। दोनों का ऐड कीजिए। ये कहानी कब कर रहे हैं हम लोग? आज हम कहानी कर रहे हैं आपसे 4523 साल पहले का। सीधा एक लाइन में दिमाग में उसको फिट कर दीजिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी वर्तमान में इस वीडियो को देखते हुए, तो समय पूछा जाएगा कितना साल पहले का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो 4523 साल पहले की कहानी कर रहे हैं। बस सीधा सा बात था। आपने कंफ्यूज होगा 2500 ईसा पूर्व होगा, कब होगा, कैसे होगा, अरे कुछ नहीं समझना है। देखिए सीधा सा गणित में वो चीज पढ़ते होंगे आप। क्या गणित में पढ़ते थे? जीरो है बीच में, इसको जीरो मानते हैं। इधर जब शुरू होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये हो गया ईस्वी आपका। और इधर जब चलेंगे -1 -2 -3, तो ये हो गया ईस्वी पूर्व। बस यही मतलब होता है ईस्वी पूर्व, बस यही मतलब है। यानी आपको करना क्या है, देखिए आप ध्यान दे रहे हैं,
अगर आज हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे समझिए, थोड़ा समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। अगर हम यहां बात करेंगे कि सपोज विवेक नाम का एक लड़का है, उसका जन्म 2005 में हुआ और मैट्रिक का परीक्षा देते देते उसका 2020 हो गया। ठीक है, 2005 में किसी बच्चे का जन्म हुआ जिसका विवेक नाम था और उसका मैट्रिक कंप्लीट करते करते 2020 हो गया। आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2005 2020 मतलब कम से अधिक क्या हो गया ना, ये हुआ आपका इसमें। और जस्ट इसका ऊपर वाला को देखा जाए 25 अधिक और जाके मैंने कम किया, देखिए कम क्यों रहेंगे, जीरो पे आएंगे तो जीरो के बाद फिर इससे स्टार्ट हो जाएगा। बात एकदम समझ लीजिए। और इन सबों को अगर किनारे दर किनारे कर दिया जाए तो सीधा सीधा ये कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक की कहानी कब का है, सीधा आपको क्या करना 2023 में जब भी आपको लिखा मिले ईस्वी पूर्व लिखा रहेगा ना, आप अपने वर्तमान ईयर को जोड़ दीजिए, उसमें बता दीजिए इतना साल पहले का, खत्म कहानी। आपको मेरा जो तो कभी नहीं पड़ेगा, इसके लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिलता है ईस्वी पूर्व का, आप चुपचाप अपना ईयर को जोड़ दीजिएगा, बोलिएगा कि अभी से उतना साल पहले की कहानी है, बस हो गया, सिंपल सी बात है। अब गौतम बुद्ध का जन्म की बात कर लीजिए, तो गौतम बुद्ध का जन्म क्या करते हैं, मान लीजिए 540 570 560 यही ना बोलते हैं आप लोग, 570 मान लीजिए, 570 ईस्वी पूर्व तो कब हो गया, कुछ नहीं करना ना, सीधा सीधा तो बताया अभी 2023 में आप 570 को जोड़ दीजिए, 3 7 9 5, आज से 2593 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हो गया क्लियर, कहां पे इशू है, ये सब चीजें जो है ही नहीं कुछ। अच्छा, 1857 का जो सिपाही विद्रोह बनाए थे, उस वीडियो में एक छोटा सा रिक्वेस्ट था लोगों का, क्योंकि उस वीडियो में जो प्यार हम लोगों को मिला है उसकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मिलेगा। लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि सर जो आप पढ़ाते हैं तो उतारने के लिए हम लोगों को समय दीजिएगा, क्योंकि आप सर बीच में लिखते हैं और मिटा देते हैं, तब तक हम लोग नोट नहीं कर पाते हैं और पूरा वीडियो में बीच में आप चलते रहते हैं तो हम लोग कहीं उसको स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते। तो अभी हमको देख ले हर जगह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखने के लिए अगर समय देंगे आपको तो काफी समय लग जाएगा। तो आप बिल्कुल जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए ताकि हम इसको कुछ चीजों को मिटाकर फिर से आपको बता सकें। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो बातें हम इसमें नोट किए थे अब हम उसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप ले चुके होंगे, और नहीं ले पाएंगे तो आप थोड़ा सा बैक में जाकर ले लीजिएगा, आपको समय दे दिया गया है। वीडियो ज्यादा लंबा खींचा जाएगा अगर जरा सा भी 19-20 होगा तो। अब यहाँ पे समझ में आ जाए, अगर इसका डेट आएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, क्या इसको डिटो मान ले, 100% मान ले? देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है। हम आपको पढ़ा रहे हैं 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। आप देख लीजिएगा विकल्प में आपका ये है, इसके साथ चल जाना। अगर 2700 रहा तो 2700 के साथ चल जाएंगे, 2500 वाले नहीं 2700 के साथ जाएंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा लॉजिकल है, क्योंकि इतिहास बीता हुआ, अब जो मर गया उससे नहीं बोलेगा कि हम ऐसे किए हैं, कभी नहीं बोलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे कुछ समय को देख के लगा देते हैं। तो ये इस चीज को तुम दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 है, हो सकता है यहाँ पे 2700 कर दे और यहाँ 1900 कर दे, कोई बड़ा इशू नहीं, विवादित चीजें होती हैं। लेकिन आप 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा माना गया है और ये चलता है। तो अब इसको डॉट पॉइंट इसको उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। अभी हम आपको बोले सिंधु घाटी सभ्यता काय पढ़िएगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में चला गया, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता हुई। अब विश्व कहां से आ गया, भारत का हो रहा था, तो विश्व की पहली सभ्यता कहाँ है बोलिए? कारण एक ही हो सकता ना कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी कोई सभ्यता थी क्या? ये प्रश्न आ रहा होगा मन में। बिल्कुल था, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो इसके पहले कुल 4 सभ्यताओं की चर्चा हम लोग करते हैं।
थोड़ा सा जगह का तो इशू है, आप चाहें तो हमारी बातों को सुनकर आप लिख सकते हैं। पहली सभ्यता को आप देख लीजिए, हम लोग इसको ले लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। एक ले लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो कहां था, तो देखिए मेसोपोटामिया, ठीक है। अब ये जो था मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था वो कहां था, आप सुने होंगे दजला फरात, दजला फरात, ठीक है, इस नदी पे था। अब आ जाइए पहला हो, दूसरा को क्या ले लेते हैं, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहां थी, ये नील नदी पर थी, इसको नील नदी कर लीजिए। अगर कुछ चीजें जो है दाएं बाएं होगा तो आप सुनकर कम से कम जरूर लिख लीजिएगा। तीसरा अभी जो पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहां था, किस नदी पे, सिंधु नदी पर, ठीक है। चौथा बताइए, कमेंट। चौथा आपका चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता यांग तो से करके एक नदी है चीन में, उस पे था, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज मिला, कॉमन चीज मिला, सबकी सब सभ्यताएं जो थी नदी किनारे थी। बस क्विक में एकदम फास्ट में एक लाइन में हम बोल के निकालना चाहते हैं, अगर कभी पूछ दिया जाए कि नदी किनारे इन सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ, तो सीधा सीधे तक उस समय घर बनाने के हम लोगों के पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो नदी किनारे रहने से मिट्टी गीला होता था और वहां जल्दी घर बन जाता था। गीला मिट्टी को काफी दूर ले जाना असंभव था, तो बस वहां पे मिट्टी गीला हुआ मिट्टी मिलता था, लेकर बनाना शुरू कर दिया, घर दुआर महल सब बन गया, बाजार हाट सब लगने लगा, हो गया विकास, खत्म कहानी। दम इसको एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में, क्यों हुआ। अब वहां पे पानी भी मिल गया, आपको खेत सब पटाने का काम में आ गया। मतलब आदमी पहले कोढ़िया नहीं थे, ये मत बोल दीजिए, कोढ़िया सब जगह प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, मतलब वो चीजें वहां थी तो वहां करना उसके लिए आसान हो गया, तो नदी से इसको बनाना बहुत आसान हो गया। चलिए ये चीज होगी मेसोपोटामिया जो था दजला फरात में था, मिस्र की सभ्यता जो था नील नदी पर था, सिंधु जो था सिंध नदी पर था, और चीन का जो यहाँ के सिर पे नदी पर थी। चलिए यहाँ हो गया। अब एक बात करते हैं, अब मेरा प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन। अगर सिंधु घाटी शहरी सभ्यता पहली थी, ये क्या था, नोट कर लीजिए, ग्रामीण थी। ये सारी सभ्यताएं जो ग्रामीण थे, मेसोपोटामिया ग्रामीण, मिस्र ग्रामीण, चीन ग्रामीण। लेकिन शहरी की बात होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब शहरी क्यों, शहरी कैसे, इतिहासकार शहरी कैसे मेंशन करते थे, तो देखिए अब थोड़ा सा इसको बढ़िया समझने का प्रयास करें। शहरी सभ्यता क्यों कहा गया, आप कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे। अब आप गांव से क्या करते हैं, आपके माता पिता भाई बहन किसी का, जैसे अभी मान लीजिए कि आप ही इस वीडियो को देख रहे हैं और 100 200 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ कितना आदमी देख लेगा ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो गर्त में छुपा हुआ है, कितना लाख लोग देखेगा, कितना लोग देखेगा, संख्या यानी इकाई में रह जाएगा कि करोड़ों में जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरा वादा है, मान लीजिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं 100 लड़का या लड़की, 10,000 लड़का लड़की, ईश्वर करे कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लें। अब मान लीजिए आप बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका नौकरी हो गया, आप एसएससी निकाल लिए, आप जीडी निकाल लिए, किसी स्टेट कंपटीशन को निकाल लिए, अब आपका क्या होगा, आपका जब ज्वाइनिंग होगा किसी शहर में हो जाएगा, तो आप गांव को छोड़ जाइए, गांव में क्या देख रहे थे, एक आध बार गांव का घर तरफ जो है दोस्त यार का मोटरसाइकिल होगा, बाइक होगा, वो सब देखे होंगे। एक आदमी कोई थोड़ा सा पैसा कोई आदमी रहता तो बड़का बोर्ड लगा लेता घर का बाहर में, चकाचक थोड़ा लगता, नहीं तो फिर गांव में 8 बजते बजते शटर डाउन, बड़ी होगा तो 9 बजे, थोड़ा सा शहर से नजदीक होगा 9 बजे, 9 बजे बाद आइए तो तुम सब शटर उटर लग जाता था। तो यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया कि शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी मतलब कि सारा सुख सुविधा यहाँ परिपूर्ण था। अब शहरी सभ्यता को मेंशन करने का तरीका में क्या रखा गया, यहाँ पर रखा गया सड़क निर्माण रखा गया है,
मतलब जो बेहतरीन क्वालिटी का सड़क निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया है वो वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलता है। एक दूसरा, जो ईंटों का प्रयोग, आज हम लोग जो घर बनाते हैं तो कौन सा ईंट का प्रयोग करते हैं? एकदम साधारण से ईंट का प्रयोग करते हैं। उस समय जो ईंट का क्वालिटी होता था, यानी अगर कह दिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का ईंट आज भी अगर मिल जाए और उससे मकान बना लिया जाए, और यहाँ पे जो भी वर्तमान समय में जो ईंट मिलता है जिसको लोग क्या बोलते हैं, भट्ठा वाला ईंट, वो ईंट और चिमनी भट्टा का ईंट जो होगा दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईंट था उसकी क्वालिटी थी, ईंट का साइज जो था वो बहुत बड़ा साइज होता था, प्लस उसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती थी। तीसरा चीज आप ले सकते हैं शहर होने का, कि जितना भी मकान सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया होगा ना, एक भी मकान गलती से सड़क की ओर नहीं खुलता था। इसका सबसे बेहतरीन अगर विकल्प था तो यही था, सब शहर का अपोजिट साइड खुलता था। सड़क आपका जो है, सड़क ये अगर जा रहा है तो अगर ये सड़क है तो ठीक इसका विपरीत साइड में सबका दरवाजा खुलता था, सबका दरवाजा। और सबका दरवाजा मतलब क्या था ना, स्मार्टनेस था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस प्रकार से दरवाजा बनाया जाता है। और इस प्रकार का दरवाजा हो तो क्या होगा, अब सोचिए, अगर एक घर का आदमी अगर यहाँ दीपक जला देता है, एक आदमी यहाँ दीपक जलाता है, कोई किनारे यहाँ से आकर खड़ा होकर देखे तो क्या मस्त दिखेगा, क्योंकि सब एक सिद्धांत में था। अब हम घर बना लिए यहाँ पे, और मान लीजिए कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप घर यहाँ पे बना लिए यहाँ पे, और मेरा घर वहां पे, यहाँ घर मेरा हो गया। अब ऐसा स्थिति में क्या होगा, मेरा घर कहीं ना कहीं दब जाएगा, मेरा घर का सुंदरता कम हो जाएगा। ये आज देखने को सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं देखने को मिलता था। सबों का जो मुंह होता था, दरवाजा होता था, वो बिल्कुल एक समान एक ही अति पर बनाया जाता था, जिसके चलते सभी सभ्यता का परिचय देता था। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मैशन मिस्टर 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। अब ध्यान दीजिएगा कि बात कब का हो रहा है, 1826 का है। 1826 में चार्ल्स मैसन को लगा कि जो खुदाई हो रहा है ना, तो वहां से कुछ निकल रहा है। लेकिन अब 1826 आप देख पा रहे होंगे, मतलब मोटा मोटी 31 साल बाद हम लोग 1897 से सिपाही विद्रोह भी हो गया था यहीं पे, 1826 1897 हुआ था। अब आप देखिए यहाँ पे चार्ल्स मैसन जो था, उसने तो फिर अंग्रेज को जाकर सूचना किया होगा कि इस तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट दिया नहीं। लेकिन सबसे पहले जानकारी कौन दिया, अगर ये बात पूछा जाए आपसे प्रश्न में, हो सकता है आपको यूपीएससी का एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी सबसे पहले कब और किसके द्वारा दी गई, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 1921 ईस्वी, ये सबसे महत्वपूर्ण डेट आता है। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। अब देखिए 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, जो महानिदेशक के पद पर आसीन थे, वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे वो इंटरेस्ट लिए इसमें, चार्ल्स मैसन इंटरेस्ट नहीं लिए, उनको जानकारी हो गई लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है, अब इसके बारे में सबको जानता है, जो इंटरेस्ट ले रहा है वीडियो बना रहा है, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो नहीं बना रहा है। मेरा पहला मकसद है कि यहाँ जो महानिदेशक कर रहा है, महानिदेशक जॉन मार्शल थे, वो इंटरेस्ट इसमें लिए। अब इंटरेस्ट ले लिया अंग्रेज अधिकारी, अब पुरातत्व विभाग का क्या हो गया, महानिदेशक डायरेक्टर। अब डायरेक्टर महोदय खुद जाएंगे कोदारी लेके कोड़ने, सवाल ही नहीं उठता है। आप भी भगवान करे कल अफसर बन जाएंगे तो आपके अंदर में बढ़िया काम करने वाला रहेगा, आप आदेश दीजिएगा वो काम करेंगे। सेम डिटो यहाँ पे भी हो रहा है। महानिदेशक सर जॉन मार्शल जो थे वो महानिदेशक थे और वो आदेश करते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी को। अब राय बहादुर दयाराम साहनी जी को जब कहते हैं तो क्या करते हैं, हड़प्पा का खोज शुरू करते हैं। यानी अब से प्रश्न आएगा कि हड़प्पा की खोज कब, तो 1921 में। किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके आदेश पर, जॉन मार्शल के आदेश पर। ये इसका मैंने प्रमुख बातें हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। अभी देखिए आप सभ्यता को भी खोजने, आप सभ्यता को जानने के बाद आप इसको खोजे तो खोजने वाला राय बहादुर दयाराम साहनी थे, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमको एक सभ्यता मिल गया,
जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अगर 100% लड़का बैठे एग्जाम में तो हम चैलेंज करते हैं, अगर ये वीडियो देख के जाइए तो 100 में 100 आपका मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर वीडियो को बिना देखे जाते हैं तो हम चैलेंज करते हैं आपसे, आपका बगल वाला साथी अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत हरा देगा इस क्वेश्चन में। क्या? सिंधु सभ्यता का विस्तार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खोज लेना। तो खोजे तो कहां खोजे, कहां खोजे इसको? देखिए सबसे पहले आप एक मैप बनाओगे। मैप तो जिसको आएगा वो ना बनाएगा, तो अब इसको सीधा सीधे मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, नॉर्थ, इसको एस, इसको ई, इसको डब्ल्यू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हो गया। अब देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार, अगर आप उत्तरी सीमा जाते हैं तो वहां पे आपको मांडा मिलेगा। यहां देखिए बिंदु दिया हुआ है मांडा, ये ध्यान रखिए, मांडा कहां पड़ता है? जम्मू पड़ता है। अगर आपसे पूछ दे कि उत्तरी सीमा में पाया जाने वाला मांडा जो है सिंधु सभ्यता का वर्तमान नाम क्या है, तो आप वहां पे जम्मू कश्मीर के साथ चलिएगा, जम्मू को मानिएगा। आइए पूर्वी सीमा में थोड़ा सा राज्य आलमगीर हो गया है, थोड़ा सा लिखने बजे हो गया मिस्टेक। अब इसको आप कर दीजिए आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश में है, दम दिमाग में बैठिएगा। आलमगीर कहां है? उत्तर प्रदेश में है। यही वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, सीमा से नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा आलमगीरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश। मांडा कहां है? जम्मू में है। अब आइए दक्षिणी भाग में देखते हैं, दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, वो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब यहां पे देखिए पश्चिमी भाग सुतकांगेंडोर जो है वो बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी आप तुम फख्र के साथ बोल सकते हैं कि ये आपका पाकिस्तान के इलाका में पड़ता है। अब देखिए ये आपको जो है ना सिंधु सभ्यता का विस्तार का मैप हम बताएं, न कि भारत का मैप का बताएं। भारत का मैप इसमें बिल्कुल ही गलत हो जाता है, लेकिन सिंधु सभ्यता का विस्तार किस इलाका में कैसे हुआ है ये आपका पूरा डिटेल था। अब इसको थोड़ा सा हम एक मैप के माध्यम से समझाना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैप बना हुआ है और ये कहाँ पे है, आपको पहले बोले मांडा ऊपर में उत्तरी सीमा में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। फिर आपको बोल रहा है पूर्वी सीमा में आ गया आलमगीरपुर, तो क्या आलमगीरपुर हो गया। अब नीचे में आ गया ये दक्षिणी भाग में दैमाबाद हो गया। अब अगर 100 बिंदु को एक साथ मिला दे, दम ईमानदारी पूर्वक बताइए तो काची का चित्र आपको देखा, दम ईमानदारी पूर्वक बताइए चित्र क्या देख रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से एक बार इसको थोड़ा और इसको मोटा कर देते, आप देखिए चित्र को बढ़िया से। यहाँ पे आया है, उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे ही मान लीजिए, क्या करना है आपके मुंह से दम जवाब आना चाहिए। त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। ये हम नहीं बताए, आपको मैप बता दिया। जब हम लिख सकते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी त्रिभुजाकार की थी, यानी त्रिभुज का जैसा बना हुआ था। हम क्यों बोले? हम उन चीजों को आपके दिमाग में बैठाना चाहते हैं जो एग्जाम में लगातार हर वर्ष हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये आपका ये जो चार इलाका का जो नाम दिए हैं, इन चारों को मिला लीजिए, अपने नक्शा में देख लीजिए एक त्रिभुज का आकार बन गया है। ये त्रिभुजाकार, यानी अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार का था तो आपका जवाब होना चाहिए त्रिभुजाकार का होना चाहिए। नाम भी आपको बता दिया गया है। आगे इसका हम लोग देखते हैं कि अगर शहरी सभ्यता थी, इन शहरी सभ्यताओं का विकास क्या हुआ, इनमें किन किन चीजों को कौन कौन सा चीज मिला है, पाया गया है। क्योंकि देखिए ये ऐसा आपका टॉपिक है कि क्लास 22 भी आपको काम आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, कोई एग्जाम है ही नहीं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता को ना पूछा जाए। तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो जरूर होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो अभी चर्चाएं हो रही थी उसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे अब आइए इसका सामाजिक जीवन क्या है, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हम समझ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा समझ लिया। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए किसी भी सभ्यता की बात कीजिएगा ना तो उसका सामाजिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ से एक प्रश्न आपका, अगर
आप स्कूल का तैयारी करते हैं, स्कूल 12 क्लास का एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो वहां आपका ये प्रश्न एकदम कंफर्म आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन का परिचय है, टिप्पणी लिखे। और आप अगर कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी आपको सामाजिक जीवन से प्रश्न आता है। अब देखिए क्या कहता, क्या है सामाजिक जीवन, या थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गया है। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। अब इसको समझिए आप बढ़िया से। क्या करा, सिंधु सभ्यता का जो समाज था ना, उसका स्वरूप मातृसत्तात्मक था। यानी आप यहाँ मान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माता का या देवी का वर्चस्व ज्यादा था। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पूजा पाठ जो होता था वो देवियों का किया जाता था। इसका कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप जो था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक होता है जहां पर माता की नाम को लेकर आगे बढ़ाया जाता है। जैसे अभी का जो वर्तमान समय है वो पितृसत्तात्मक है, यानी पिता। हम लोग जब अपने नाम को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे हर जगह पे पिता का नाम को पहले दिया जाता है, तो इसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता जो आपका था वो मातृसत्तात्मक था, यानी माता यानी देवी का यहाँ पर पूजा किया जाता था, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक बोला गया। सिंधु सभ्यता का समाज जो था ना वो कुल 4 वर्गों में विभक्त है। आप सब पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो आपके पास जवाब होना चाहिए 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा वर्ग था, तो पहला वर्ग आपका आ जाएगा विद्वानों का वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विद्वान वर्ग किसको बोला गया, आप समझ पा रहे होंगे, जिनके पास उस समय कुछ जानकारी हो, जो अपने समाज को कुछ बता पाते हैं, अपने समाज को कुछ दिशा दे पाते थे, वैसे लोगों को विद्वानों की संज्ञा दी गई। योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग क्या हो गया, मान लेंगे सिंधु सभ्यता की बात अगर करते हैं, सिंधु सभ्यता में आप देखे होंगे कि बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए या फिर अन्य पड़ोसी इलाकों से जब युद्ध हो जाता होगा तो उनसे लड़ने के लिए वहां पर एक योद्धाओं का वर्ग होता था, जिनका जो है घर मकान ये सब जो था वो अलग साइड में होता था। यानी इनकी स्थान जो था वो विद्वानों का स्थान के बाद आता था, महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। तीसरा है व्यापारी और शिल्पी वर्ग। व्यापारी और शिल्पी वर्ग, व्यापारी जो व्यापार करते होंगे, व्यापार करने के लिए कुछ भी व्यापार कर सकते थे। शिल्पी वर्ग हो गया जो शिल्प का सामान जो बनाया जाता था, यानी जो हाथों के द्वारा बनाया जाता था, उसको आप शिल्पी वर्ग में रख सकते थे। इसमें कुछ भी हो सकता था, शिल्पी वर्ग में लकड़ी का सामान हो सकता था, पत्थर का सामान हो सकता था, क्योंकि पत्थर पाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात करते थे, यहाँ पे तो हमारे पास लकड़ी शिल्प सब मिल ही गया है। तो शिल्प मिल गया तो यहाँ पे लकड़ियों का सजावटी की वस्तुओं को बनाया जाता था, उन सब चीजों का व्यापार किया जाता था। चौथा में श्रमिक वर्ग, एक और वर्ग आता था जो श्रमिक वर्ग होता था, यानी मजदूरों का वर्ग होता था। इस रूप से हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को यानी इसकी सभ्यता को 4 वर्गों में बांटा गया। अब आइए यहाँ पे भोजन जो था क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कहिएगा सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के करते थे, यानी कुछ लोग शाकाहारी भी खाते थे और कुछ लोग मांसाहारी भी खाते थे। ये बहुत अलग टाइप से, इसमें कुछ चर्चा करने के लायक नहीं है। सीधा सीधी भोजन में जो था शाकाहारी और मांसाहारी, यानी आप क्वेश्चन हमसे कर सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिमाग में रखना होगा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आते हैं शवधान प्रणाली। शवधान 100 को जो है, यानी जब लोग मर जाते होंगे तो उसको व्यवस्थित करने में क्या प्रक्रिया था, क्या तरीका था। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से, कुल 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। 3 प्रकार से अंतिम संस्कार क्या कर रहा है आप देख पा रहे होंगे। पहला पूर्ण शवधान, दूसरा आंशिक शवधान, तीसरा दाह संस्कार। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ठीक है अंतिम संस्कार होता तो ये 3 प्रकार का क्या हुआ, पूर्ण शवधान क्या हुआ, दूसरा आंशिक शवधान क्या हुआ, तीसरा दाह संस्कार क्या हुआ। आप समझिए पूर्ण शवधान क्या हुआ। पूर्ण शवधान यानी पूरी तरीके से उसको गाड़ देना, कब्र में मिट्टी का कोड़ाई करके उसको गाड़ देना, ये हो गया पूर्ण शवधान। इसमें कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं,
हाँ, आंशिक आंशिक मतलब क्या, छिटपुट छिटपुट समाधान। छिटपुट समाधान में क्या हो सकता है, छिटपुट समाधान में एकदम सीधा सीधी है कि जो व्यक्ति सिंधु सभ्यता में मर जाते थे उन लोगों को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था, मृत शरीरों को। और मृत शरीर को जो था चील कौआ माने जंगली जानवर कहिए, उसको नोच नोच के खा जाते थे। उसके बाद जो हड्डियां बच जाती थी उन हड्डियों को दफना दिया जाता था, क्योंकि आंशिक समाधान और दाह संस्कार ये बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके तहत में जो एक विधि व्यवस्था होता था उसके तहत लोगों को आग लगाया जाता था, जलाया जाता था और इसको दाह संस्कार के अंदर में रखा गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नगर नियोजन। देखिए, सबसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है नगर नियोजन है। आप नाम से देख रहे होंगे, नगर यानी शहरों का नियोजन करना। नियोजन क्या होता है, एक बहुत बड़ी तरीका से उसको बनाना, जो आज से 4500 वर्ष यानी 4500 साल पहले सोच लीजिए कि जो चीजें अभी हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो समय सिंधु घाटी सभ्यता में लोग सोच पा रहे थे, उस तरह का लोग करके प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए पूरे विश्व की अगर सभ्यताओं की बात करते हैं तो उसमें सबसे अलग स्थान इसको मिलता है। चलो, नगर नियोजन जो है, अब इसका सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विशेषता की बात करते हैं तो नगर नियोजन जो होता है वो पूरे विश्व का सबसे सुव्यवस्थित नगर नियोजन था। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित सब नगर थे। अब सुनियोजित नगर क्यों, आप समझ पा रहे होंगे, जैसे हम लोग जब तैयार होते हैं कुछ काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को पूरा सजाने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है कंघी करना, फेस पर कुछ करना, ये सारी जो व्यवस्थाएं अपनी वही तो है। और यहाँ पे भी आपको वही बात बता रहा है, नगर नियोजन जो है सुनियोजित नगर था। सुनियोजित मतलब जैसे सड़क जो है वो बिल्कुल अपने तरीका से काम करता होगा। सड़क तो जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आप जानते भी होंगे कि सड़क जो बना हुआ था वो 90 डिग्री के समकोण पर करता था, 90 डिग्री का समकोण पर। यानी अब इससे क्या होता था कि इसे एक्सीडेंटल होना नहीं के बराबर होता था, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पे बनता था। अब आइए दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। हम शुरू में भी चर्चा किए थे, जिसे बताया था आपको कि नगर नियोजन के तहत में सबसे पहला हो गया कि यह सुनियोजित नगर था। दूसरा था कि यहाँ पर जो मकानों का निर्माण हुआ था उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तीसरा है, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। इसकी अगर सबसे बढ़िया विशेषता की बात करें तो सबसे अच्छा विशेषता आप देख पा रहे हैं कि जो मकान का दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर क्या होता था, वो पीछे का जो गली होता था ना उसमें खुलता था। चौथा पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क। अच्छा, सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क जो था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। आप समझ पा रहे हैं 10 मीटर चौड़ा सड़क होगा तो कितना बेहतरीन होगा। अभी जो हम लोगों का सड़क जो होता है तो चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, और 10 मीटर का सड़क अगर बनता है तो वो बहुत बहुत मायने रखता है। अब हम पांचवा पॉइंट में आते हैं, कह रहा है कि सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। देखिए कितना बेहतरीन काम यहाँ पर हुआ। क्या कर रहा है कि जो मकान बनता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां पर जो मकान होते थे उसमें 4-5 कमरे बनाए जाते थे। तो उस समय 4-5 कमरा बनता था और सारी सुविधाओं के साथ। कैसे, मकान में एक आंगन बना दिया गया, आंगन में फिर देख रहे हो रसोई घर बनाया गया, स्नानागार बना दिया गया। स्नानागार समझ पा रहे हो, नहाने वाला घर जहाँ पर लोग स्नान करते थे। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बात कीजिएगा तो सबसे विशाल स्नानागार का भी साक्ष्य प्रमाण यहाँ पे मिला है, जहाँ पर हवन कुंड में यानी पूजा पाठ करने के लिए एक मतलब राजा का दरवाजा यानी राजा का जो खिड़की होता था या राजा का जो सीढ़ियां होती थी वो सीधा स्नानागार में उतरता था। यानी इतना बड़ा शौचालय स्नानागार बनाया जाता था। दूसरा यहाँ कुएं का भी प्रयोग हुआ तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। ये उस समय की विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आपके
घरों में इतनी सारी सुविधाएं नहीं होगी। इसी कारण ना सरकार भी आज हर घर में शौचालय बनवा रही है। लेकिन आप देख लीजिए सिंधु घाटी से 4500 कुछ वर्ष पहले का जो सभ्यता था, उस सभ्यता में हर मकान में आपको शौचालय भी मिलता था बड़े घरों में। अब यार छठा बिंदु है ढकी हुई नालियां भी मिल रही है, ढकी हुई नालियां। आज आपके गांव शहर में भी नाली बनता होगा, लेकिन नाली बना लेकिन वो ढक्कन नहीं रहता। ढक्कन नहीं रहने के चलते क्या हुआ, उसमें आंधी तूफान आया तो डाल पेड़ सब गिर के नली में जाम लगा देता है, प्लास्टिक का ये जाम लगा देता है, जिसके चलते पानी का फ्लो रुक जाता है। पानी जो है वो नली से नहीं जाके आपके घर का दुआरी घर घूस के निकल जाता है। लेकिन इससे भी बेहतरीन तरीका जो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में था, वहां की नलियां जो होती थी ढकी हुई होती थी, यानी नली बन जाने के बाद उसको कवरिंग कर दिया जाता था, और जब नली साफ किया जाता था कवर को हटा दिया जाता था, उसके बाद फिर नली साफ कर दिया जाता था। ये हमारी जो प्रक्रियाएं थी वो नगर नियोजन का एक हिस्सा था सिंधु घाटी सभ्यता में जो है। अभी हम लोग इसके अगले पार्ट में, दूसरे जो पार्ट को हम तैयार करेंगे, उसमें बाकी जो आपकी मुख्य विशेषताएं हैं उस पर चर्चा हो जाएगी। अभी मुझे लगता है कि आपके कंपटीशन और आपके स्कूल की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत अहम रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और इसका पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके इस हौसला के कारण ही हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाने में मदद मिलेगी।